आप और मेरे जैसे जो कार लवर्स थे, जो कार्स को इमोशनली बाय करते हैं, मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, ठीक है। 2020 में मैंने टी रॉक जब ली तो मैं पेट्रोल थोड़ी सोच रहा था। तो मैं आज की डेट में ऐसा डिसीजन यहाँ से नहीं लूंगा, यहाँ से लूंगा शौक के चलते टॉप वेरिएंट मत लीजिए, ईगो के चलते टॉप वेरिएंट मत लीजिए कि भाई हम तो आज तक टॉप वेरिएंट ही लेते आए हैं। कार को देखिए A to B जाने का एक जरिया जो आपका 7-8 साल साथ निभाएगा। अभी ये जो कुछ मुद्दे भी आ रहे हैं, आई नो कि एथेनॉल आपको स्लो डेथ देगा। इंस्टेंट डेथ अगर आपकी कार की हो रही है, इंस्टेंट प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो ठीक है, पंप लेवल सेपरेशन या एडल्ट्रेशन उसके कारण आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, साल 2023 मैं और मुनीश जी मिलके 2 पार्ट्स में वीडियो बनाते हैं जिसमें हम E20 डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनको कि E20 जो है वो हो सकता है सरकार के द्वारा थोपा जाएगा E10 कार्स के ऊपर, जो E10 E5 कंप्लायंट हैं, हमारी वॉक्सवैगन स्कोडा की कार्स हैं, अदरवाइज भी सारी कार्स। और उनका जवाब आता है कि नहीं, E20 अगर थोपा भी जाएगा तो कुछ डिटर्जेंट्स रहेंगे, फ्यूल में बहुत सारा ध्यान रखा जाएगा और कार्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2023 में जो मेरे वाजिब क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल वाजिब थे और थोपा भी गया E10 कार्स पे E20 फ्यूल। 2025 में चुपचाप थोप दिया गया। जब शोर मचना शुरू हुआ तो GST आया जिसमें 18% स्लैब लेके आई गई और 40% स्लैब लेके आई गई और कार्स के टैक्सेस कम हुए और सारा जो शोर था वो E20 का उसमें दब गया। बिकॉज सितंबर में ये चीज शुरू हुई थी और उसके दौरान ही मैंने अपनी अक्टूबर में डीजल गाड़ी ली, पहली गाड़ी हमारी डीजल कार इन द फैमिली, और शोर जो है वो थम गया। अब शोर क्यों मचा है? बिकॉज सरकार जो जंग के दौरान एक ये चीज कह रही थी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें ईवीज पे जोर देना चाहिए, हमें घर में ही कुछ ऐसी प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें हमारी फॉरेक्स की जो ट्रेड है वो थोड़ा कम हो, पेट्रोल की परचेज को लेके ग्लोबल मार्केट में। ऑल इज फाइन, बट जब ये खबरें आई कि E22 E25 टेस्टिंग चल रही है, और जब टेस्टिंग चल रही है तो कहीं तो टेस्टिंग चल ही रही है, राइट? तो हो सकता है आपकी और मेरी कार पे टेस्टिंग चल रही होती या हो। तो जब ये हुआ E25 E27, तब बेसिकली शोर मचना शुरू हुआ कि भाई E20 आपने अभी लॉन्च किया है, कोई कार E25 कंप्लायंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम मर्सिडीज और BMW कार्स, तो आप क्यों कर रहे हो ये चीज? और जब शोर मचना शुरू होता है तो फिर लोग बेसिकली जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि हमारी कार की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है, 25-30% ड्रॉप हो गई है। मुझे भी इनपुट्स आने लगी कि दोबारा से टर्बो कार्स के इंजेक्टर्स जो हैं वो बहुत तेजी से खराब होने शुरू हो गए हैं और वो E20 के भी खराब होने शुरू हो गए हैं। और इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे नेचुरली एस्पिरेटेड, हाइब्रिड, कोई भी इससे बची नहीं हुई है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्विस सेंटर्स में कार्स हैं और ये डेटा जो है हमें पंजाब में मिलता रहता है। तो माई पॉइंट इज दोस्तों कि आज की डेट में इसका नुकसान ये होगा, लॉन्ग टर्म नुकसान होगा इसका। बड़े लोग गुस्सा करते हैं जब मैं कहता हूँ कि कार्स नाउ आर यूज एंड थ्रो ओनली, विच इज एक्चुअली ट्रू। द रीजन इज, आप ईवी की बात करते हो, राइट? मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। मैं देखता हूँ कि बैटरी आप कैसे रिप्लेस करवाते हैं जब आपकी वारंटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? मैं लिख के देता हूँ ये चीज, आपको इतनी ज्यादा कॉस्ट बता दी जाएगी। जस्ट लाइक जैसे कोई मैकबुक प्रो रिपेयर करवाता है ना, तो उसको 60-65 हजार का बिल दे दिया जाता है, तो बंदा कहता है यार मैं नया ही ले लेता हूँ, इसको मैं क्या करूँ? तो ऐसा सही कुछ होगा। और जैसे ही ईवीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सपोज कीजिए 15% 20% तक मार्केट शेयर पहुंच जाएगा, सबसे पहले सारी सरकारें इन पे एक तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगा देंगी, दूसरा इनको भी 18% GST स्लैब में हो सकता है लेके आया जाए, और तीसरा जो पब्लिक चार्जिंग है इस पे भी देखिए कुछ ना कुछ और ज्यादा कॉस्ट जो है वो लगा देंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे। बिकॉज इवेंचुअली दोस्तों, अगर आप अपना माइंड यूज करें, पेट्रोल पंप्स किसके हैं? आपके और मेरे थोड़ी हैं यार पेट्रोल पंप्स। ये भी तो बड़े बिजनेसमैन इसको चला रहे हैं, राइट? अगर कोई पेट्रोल पंप ऑनर है या ये जो लॉबीज है या जिनके मालिक हैं, ठीक है, चाहे जियो, इंडियन ऑयल, सारा कुछ, इन्होंने भी तो प्रॉफिट कमाना है। तो दे विल स्टिल स्ट्राइक अ बैलेंस के डीजल पेट्रोल भी बिकता रहे और किसी तरीके ये जो एथेनॉल है वो भी बिकता रहे और साथ में ईवीज भी जो है वो भी बिकती रहे, क्योंकि ब्रांड्स का बहुत पैसा लग चुका है उस चीज में। तो इसके लॉन्ग टर्म नुकसान ये होंगे दोस्तों कि आप और मेरे जैसे जो कार लवर्स थे, जो कार्स को इमोशनली बाय करते हैं, मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, ठीक है। 2020 में मैंने टी रॉक जब ली तो मैं पेट्रोल थोड़ी सोच रहा था। तो मैं आज की डेट में ऐसा डिसीजन यहाँ से नहीं लूंगा, यहाँ से लूंगा। और यहाँ से भी डिसीजन लेने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मैथ्स में जाने की बजाय मैं ये सोचूंगा कि भाई गाड़ी लो, ज्यादा से ज्यादा चलाओ इसको 7-8 साल, और इसको बड़ा बिल जब बने तो इसको बेच दो या इसको स्क्रैप हाउस बेच दो और फिर एक नई कार ले लो। यही एक मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग लग रही है। ये जो एथेनॉल फोर्स किया जा रहा है, इससे बेसिकली एक तो यूज्ड कार मार्केट में बहुत असर पड़ रहा है। BS4 डीजल कार्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। पेट्रोल कार्स में आज की डेट में जो ये 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यूज्ड कार मार्केट में भी फर्क पड़ता है और न्यू कार मार्केट में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रांड्स
बेसिकली अभी बैकफुट पे हैं। वो कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता उनकी से है, बिकॉज जो रिपोर्ट आई थी 2020 में एथेनॉल की, जो रिपोर्ट थी नीति आयोग की, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बेस फ्यूल है वो आप प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो सेफ्टी इश्यूज होंगे 2 व्हीलर्स पे और 4 व्हीलर्स पे, और ये जो है ये बियर नहीं कर पाएंगे व्हीकल्स। ठीक है, ये रिपोर्ट में चीज है। जो टेस्टिंग की रिपोर्ट सरकार कह रही है कि E20 व्हीकल्स के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कोई रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है। तो अगर मैं बोलूं कि E20 से कुछ नहीं होता, वो भी एक स्पेकुलेशन है, और अगर कोई बोले कि हाँ E20 से फर्क पड़ता है, वो भी एक स्पेकुलेशन है। बट फर्क पड़ता है क्योंकि पीपल दे आर नॉट हैप्पी विद देयर व्हीकल्स, विद द रिपेयर्स दैट दे आर गेटिंग। मैंने भी अपनी ये जो T-Roc चला रहा हूँ दोस्तों, इस पे 20,000 रुपीज मैंने खर्च किए इंजेक्टर्स पे, और डिस्पाइट मी बीइंग वेरी रिलीजियसली फॉलोइंग कि मैं जियो से डलवाता हूँ या अच्छे पंप से XP95 से डलवाता हूँ, तो ठीक है। ब्रांड ने भी यही बोला है कि फ्यूल क्वालिटी के कारण आपकी दिक्कत आई है। अब वो फ्यूल क्वालिटी का क्या मतलब है, आई डोंट नो। ठीक है, वो एथेनॉल कहने की कोशिश कर रहे थे, वो एडल्ट्रेशन कहने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं तो रेप्यूटेड पंप से भी डलवा रहा हूँ। तो या तो हमें गवर्नमेंट कोई एक लिस्ट भी दे दे कि कहाँ से पेट्रोल जो है वो डलवाना है। तो आज की डेट में कस्टमर फंस गया है अपनी चॉइस को लेके। बट इसका एक सरल आंसर मेरे पास ये है कि दोस्तों, अगर आप ये माइंडसेट बना के चलेंगे कि जो मेरी कार है वो एक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, जैसे हम फोन चाहे जितना मर्जी महंगा ले लें, इवेंचुअली आपको भी मालूम है वो तीसरे चौथे साल जवाब देना शुरू हो जाता है। कितनी बार ही आप बैटरी जो है वो डलवा देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फोन को ऐसे स्लो करना शुरू कर देते हैं, जल्दी ओवर हीटिंग उसकी हो जाती है। तो इवेंचुअली यू नो कि हाँ यार, रोज चीज को यूज करते हैं, अभी जो है इसका समय आ गया है इसको रिप्लेस करने का। तो कार्स को जैसे एक एसेट देखा जाता था 15-15 साल के लिए, अभी दोस्तों वैसा नहीं होगा प्लीज। इसका सिंपल सोल्यूशन है, एक तो आप रीसेल सोचना बंद कर दीजिए, दूसरा गाड़ी पे यहाँ से मत सोचिए, यहाँ से सोचिए और ओवरली स्पेंड मत कीजिए। शौक के चलते टॉप वेरिएंट मत लीजिए, ईगो के चलते टॉप वेरिएंट मत लीजिए कि भाई हम तो आज तक टॉप वेरिएंट ही लेते आए हैं। कार को देखिए A to B जाने का एक जरिया जो आपका 7-8 साल साथ निभाएगा, उसके बाद एक लंबा चौड़ा हो सकता है आपको बिल दे दिया जाए। उसका रीजन क्या है? पेट्रोल कार में आपको मालूम है अभी भी ये कह रहे हैं कि E25 टेस्टिंग जो है, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि E20 इज हियर टू स्टे फॉर 10 years। तो आज आप गाड़ी ले रहे हो तो यू डोंट इवन नो कि कल को कितना एथेनॉल ब्लेंड जो है वो गाड़ी में डालेंगे। और BMW के जो मैनेजमेंट है वो सीधा कह रही है कि आज वाली कार्स E30 को संभाल नहीं पाएंगी। शुक्र है किसी ने ये चीज खुल के तो कही है, वरना E25 E27 कुछ भी चलता रहता। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, E25 अगर मर्सिडीज GLA 200 में लिखता है तो सभी फिर वो क्यों नहीं लिखते थे? आज की कार्स में अगर E20 उस पे लिखा हुआ है किसी नॉर्मल कार पे और E25 मर्सिडीज लिख रही है, तो ऑब्वियसली मर्सिडीज इज कंप्लायंट विद E25, बट अदर कार्स आर नॉट कंप्लायंट। बेसिकली दोस्तों वैसा ही है, अगर मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और मैं एक रोसोवास करके गोली खाता हूँ जो 5 mg में खाता हूँ, डॉक्टर के कहते बिना ही मुझे केमिस्ट दे दे 10 mg की गोली के भाई तू ये खा ले, कुछ नहीं होगा तुझे, तो मैं डबल डोज खानी शुरू कर दूं, एकदम से थोड़ी मरूंगा। मैं मरूंगा तो नहीं ऑब्वियसली, बट इवेंचुअली आई एम स्टिल टेकिंग अ डबल डोज व्हिच इज नॉट रेकमेंडेड फॉर मी। तो जो वो दवाई के साइड इफेक्ट्स वैसे भी होने थे कुछ 5 mg से जो मुझे रेकमेंडेड थी डॉक्टर के द्वारा, तो केमिस्ट मुझे कह रहे हैं कि भाई 5 mg नहीं आ रही, आप 10 mg खाओ, आधी नहीं करनी, मतलब 10 mg ही खाओ क्योंकि वो मार्केट में आ नहीं रही। तो ये चीज है। नॉन कंप्लायंट कार्स में अगर अभी परसों भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा है कि रबर पार्ट्स ब्रांड चेंज करके देगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रबर पार्ट अगर खराब है किसी का, तो वो जब कोई प्रॉब्लम आती है उस चीज के साथ, अभी तक अगर उन्होंने रिप्लेस नहीं करवाया, तो वो सभी कार्स के लिए सेम है क्या? अगर कोई GLA 200 पेट्रोल चला रहा है, T-Roc चला रहा है, और अगर सेम कोई मारुति सुजुकी डिजायर चला रहा है, 1.2 स्विफ्ट चला रहा है, तो वो क्या खर्चा सेम आएगा अगर थोड़ी देर के लिए बंदा प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे? अगेन अनदर पॉइंट इज, अभी जब मैंने वो वीडियो डाली थी दोस्तों जियो एंड शेल की कि पेट्रोल पंप ये अच्छे हैं, पंप लेवल मैनेजमेंट इनकी अच्छी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, थोड़ा सा इनका जो एम्प्लॉइज पे बेटर चेक रहता है, इनका इलेक्ट्रॉनिकली कट कर जाती है मशीन जब ये एडल्ट्रेशन देख लेते हैं, तो बहुत लोगों का आया था कि नहीं अभी पैन इंडिया जो है वो एडल्ट्रेशन नहीं होती, सब फिक्स्ड है। परसों चौथ ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ये चीज कही है कि पंप लेवल मैनेजमेंट जहां पे भी एडल्ट्रेशन हो रही है, सेपरेशन हो रही है, एथेनॉल स्टोरेज टैंक्स में अच्छे से जो नहीं मेंटेन कर पा रहे, उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो भाई आपको प्लीज यार, आप जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे 2025 में, उससे पहले आपने 100% पंप्स पे ये चीज इंश्योर क्यों नहीं की कि सारे पंप्स आपके एथेनॉल 20% संभालने के लिए बिल्कुल सही है, राइट? अभी ये जो कुछ मुद्दे भी आ रहे हैं, आई नो कि एथेनॉल आपको स्लो डेथ देगा, जैसे मैंने मेडिसिन की एग्जांपल दी है। इंस्टेंट डेथ अगर आपकी कार की हो रही है, इंस्टेंट प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो वो ठीक है, पंप लेवल सेपरेशन या एडल्ट्रेशन उसके कारण आ रही है। तो उसमें भी मैं कितनी देर से आपको ये चीज कहता आ रहा हूँ कि दोस्तों, आपको जो डेजर्टेड प्लेसेस पे या विलेजेस में जो छोटे पेट्रोल पंप्स रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा कम रहता है कस्टमर्स उनके पास, वहां पे देखिए शक रहेगा थोड़ा सा।
और उसको अवॉइड करने के लिए रेप्यूटेड पेट्रोल पंप्स हर शहर में होते हैं, आपको मालूम है। या फिर ठीक है कि हमें भी ब्रांड्स के द्वारा ही कहा गया है कि जियो के पेट्रोल पंप्स अच्छे हैं, और मेरी देखिए स्लाविया में वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार ईपीसी लाइट आई थी बट अपने आप ही चली गई, एक बार फ्यूल लाइन साफ करवा के गाड़ी हॉल्ट भी नहीं हुई। ये भी गाड़ी हॉल्ट नहीं हुई थी, ये लिंप मोड में भी नहीं चली गई। बट ईपीसी में गाड़ी चलानी नहीं होती आपको, नहीं तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ईपीसी बेसिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है कि कुछ दिक्कत है आपकी फ्यूल लाइन में, राइट। तो खर्चा आ गया, देखिए इंजेक्टर्स जो है वो चेंज हुए हैं। मेरे आधा खर्चा वॉक्सवैगन ने उठाया, आधा मैंने उठाया, और मुझे 20,000 जो है वो देने पड़े हैं। बट आई एम स्टिल रिपीटिंग कि अभी लुधियाना में अच्छी चीज ये हुई है कि चलिए हमारे पास 170 रुपीज वाला प्योर पेट्रोल सो कॉल्ड आ गया है। स्पीड 100 भी है, एक्सपी 100 भी है, बट यार हर कोई थोड़ी डलवा सकता है वो। मैं भी 3-4 बार डलवाऊंगा, उसके बाद मुझे चुभना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो मेरा थोड़ा बहुत बजट हिला रहा है। तो बेसिकली सिंपल सी लोग बेचारे डिमांड कर रहे हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं। आप अगर ये कहना चाहते हो कि फार्मर्स को फायदा हो रहा है, बहुत सही है भाई, जो मर्जी कीजिए आप। चीनी मिल को फायदा हो रहा है, फार्मर्स को फायदा हो रहा है, ऑल इज ओके। योर इंपोर्ट्स आर गेटिंग लेसर, आई एम ओके विद दैट। आपके पास सिंपल सोल्यूशन ये है, XP 95 जो आप दे रहे हो उसको भाई E10 कर दो आप। XP 95 भी तो प्रीमियम पेट्रोल है, जिसमें कुछ आप एडिटिव्स या डिटर्जेंट डालते हो, तो उसको E10 कर दो, और जो पुराने कार ओनर्स हैं वो खुश हो जाएंगे। दैट्स अ सिंपल सोल्यूशन वी कैन हैव। और सरकार को जो लोग पूछ रहे हैं अभी, तो कोई समझदार बंदा यार ये कोई जवाब दे कि एथेनॉल में अगर हम सरप्लस हो गए हैं तो इंडस्ट्रियल एथेनॉल भी फिर आप यूएस से मत मंगवाओ, इंपोर्ट मत करो, इधर से यूज करो ना सारा जो सरप्लस हो गया है। तो बहुत चीजें हैं जिसका कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं मिल रहा। बट मैं एज अ कस्टमर, मुझे अपनी सिर्फ गाड़ी से मतलब है, मेरी गाड़ी ठीक चलनी चाहिए, मेरी गाड़ी को कॉम्प्लायंट फ्यूल मिलता रहना चाहिए, मेरी और कोई पर्सनली ऐसे डिमांड जो है वो नहीं है। और आज की डेट में अगर आप हो दोस्तों, तो दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए, लंबी देर का थोड़ा सा सोच के चलिए कि 7-8 साल कैसे गाड़ी चलानी है। जिसमें मैं एक चीजें आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, एक तो रीसेल नहीं सोचनी, टर्बो इंजन अगर आपने लेना है तो पेट्रोल वाली चीजों का ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको बोला है। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आप 2-3 बार आप जियो से डलवाएं, एक बार फिर आप XP 100 भी डलवा लें, आपका वो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा। घटिया पेट्रोल पंप से तेल आपने नहीं डलवाना। और 60-40 यूसेज के लिए ही टर्बो कार लेनी है, या 50-50 यूसेज के लिए डक करना चाहते हो इस हेडेक को, तो डीजल इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, खास करके 50-50 यूसेज के लिए। अगर आपने आन जान करना है, हाईवे पे ज्यादा आप चलाते हो और चार्जिंग वाली हेडेक नहीं चाहिए, तो डीजल इज स्टिल अ फाइन ऑप्शन। बट स्टिल थिंक इट एज के 7-8 ईयर्स के बाद कुछ नहीं पता, हमें यूज एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट ही हो सकता है ये, क्योंकि डीजल बैन हो सकता है। और 50-50 में ज्यादा पैसे मत खर्चिए, बड़ी अच्छी कार्स हैं, एल्ट्रॉस है, 3XO है, नेक्सॉन है, वेन्यू ऑटोमेटिक, सोनेट ऑटोमेटिक, बहुत ही अच्छी कार्स हैं। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही वैल्यू फॉर मनी कार्स आपको मिल जाएंगी। A to B जाने के लिए 6 एयरबैग्स तो सभी में ही है। टर्बो कार्स में ऑब्वियसली चलिए काइलैक है शुरू में बजट में कम पैसों में, पंच टर्बो अभी आ गई है कम पैसों में, नेक्सॉन है, 3XO है, वेन्यू टर्बो है। तो 60-40 यूसेज अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है, आपके 10 साल वाला, या ऐसा कुछ आपको डर है कि मैंने डीजल नहीं लेनी, DPF हेडेक्स हो जाएंगी शहर में, तो 60-40 यूसेज के लिए टर्बो कार्स आर फाइन। नेचुरली एस्पिरेटेड शहर के लिए बिल्कुल सही है अगर आपकी रनिंग कम है दोस्तों। उसमें अमेज CVT, i20 CVT ऑटोमेटिक, ये अच्छी कार्स हैं। AMT में मुझे फ्रॉन्क्स बेसिकली AGS, वो भी ठीक कार है। तो अपनी यूसेज को थोड़ा सा दिमाग में रख के आप लीजिए। CNG अगर आपने लेनी है कि पेट्रोल में आपको लगता है खर्चा ज्यादा होगा, रनिंग 1000 किलोमीटर है, और EV आप नहीं लेना चाहते, डीजल DPF के हेडेक के चलते नहीं लेना चाहते, तो CNG में 4 सिलेंडर फ्रॉन्क्स एंड एक्स्टर दे आर वेरी गुड ऑप्शंस। बट ये मैनुअल में आती हैं। अगर AMT आपको चाहिए तो पंच AMT CNG में आती है, दैट कैन बी कंसीडर्ड। सभी कार्स में 6 एयरबैग्स हैं। परफॉर्मेंस भी चाहिए टर्बो चार्ज के साथ, बट CNG होनी चाहिए। तो नेक्सॉन एक अच्छी ऑप्शन है, सेफ भी है ये टाटा की कार्स, इनकी बिल्ड अच्छी है। तो ऐसे विकल्प हमारे पास हैं, एक्स्टर जैसे मैंने आपको बोला, राइट। तो ये कुछ अच्छी ऑप्शन है। इवन ब्रेजा इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बनी हुई 1500 सीसी के साथ CNG, बट इसमें ताकत नहीं होती। A to B जाने के लिए बिल्कुल सही है। घर में चार्जिंग अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो, पार्किंग स्पेस आपके पास है, तो EV जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसमें बजट में मुझे पंच 40 पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रियल टाइम रेंज भी अच्छी है इन कार्स की। 350 प्लस किलोमीटर आपको रेंज रियल टाइम अगर मिल जाए, एनीथिंग अराउंड 300 to 350, तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है फॉर 70-30 यूसेज। जिसमें ऐसी छोटी EV के लिए आपको 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सही डिसीजन आपका होगा, बहुत पैसे आप जो है वो बचाएंगे। तो थोड़ा सा माइंड अपना यूज करके आज की डेट में आपको कार लेनी चाहिए। बट वो मत सोच के लीजिए कि 15-20 साल आप चलाएंगे आराम से, कुछ नहीं होगा। यार आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो, आपका जो ये गाड़ी में 18% टैक्स विद
हेफ्टी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विद इंश्योरेंस। ये चाहिए यार इस सिस्टम को चलाने के लिए, सारे इकोसिस्टम को, जिसमें बैंक्स खुश रहें, जिसमें टैक्स कलेक्टर्स खुश रहें, जिसमें ब्रांड्स भी खुश रहे। तो आप थोड़ा सा सोच के फैसला लीजिए और उत्तेजित मत होइए। यूज्ड कार अगर किसी की आपको रिश्तेदार की अच्छी मिल रही है तो थोड़ा सा अपने पैसे आप बचा सकते हैं, खास करके BS4 डीजल या कोई नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी आपको मिल जाए, जिसमें मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अमेज और i20 CVT, राइट, मैंने जैसे आपको बोला अच्छी कार्स हैं। थोड़ा सा बजट अगर आप बढ़ाते हैं तो बेस वेरिएंट जो ऑटोमेटिक के आते हैं, IVT, सेल्टॉस या एलिवेट का जो हो गया 1.5 में साथ CVT देते हैं, या होंडा सिटी का, तो ये अच्छी ऑप्शन है। तो उत्तेजित होकर ऐसे इतने ज्यादा पैसे मत लगाइए। मैं मानता हूँ कि मैं भी गलत श्रेणी में खड़ा हुआ हूँ, बट लास्ट ईयर तक भी मैं दिल से सोचता था, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से सोचता हूँ, बट अभी इट्स ओवर। मैंने अपना शौक जो है गाड़ियों का पूरा कर लिया है। अगले साल से आप देखेंगे कि मैं जो कंटेंट भी है थोड़ा प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड बनाऊंगा, बट ठीक है, आपको ये चीज बताते रहेंगे कि किसके लिए क्या है। बट मैं इस चीज में झूठ नहीं बोलूंगा कि कोई गाड़ी अगर आप लेते हो तो 10, 15, 20 साल आप चलाएं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये तो अभी सिर्फ आपने E20 का थोड़ा सा देखा है कि आपको थोपा जा रहा है। मैंने और मुनीश ने तो ये भी मुद्दा उठाया था कि जो 0W20 या 0W16 इंजन ऑयल यूज हो रहा है, ये भी इंडियन कंडीशंस के लिए सही नहीं है। ये भी इंजन की लाइफ जो है उसको लिमिटाइज करता है। तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में किसको किस यूसेज के लिए कौन कौन सी कार जो है वो लेनी चाहिए। और ईवी का जैसे मैंने आपको बता दिया ना, नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल का भी मैंने आपको बता दिया 50-50, ईवी का 70-30, CNG का इट्स लाइक 80-20 और नेचुरली एस्पिरेटेड का भी काइंड ऑफ 80-20 और 70-30। तो थोड़ा सा टॉक नंबर्स देख के लीजिएगा, एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लीजिए और रिलैक्स होकर चलाइए कार। ये अभी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं है, ज्यादा गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, अपने काम पे फोकस कीजिए। और मैं बार बार आपको विनती करूंगा, बाहर से चौड़े टायर और आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स मत डलवाइए, आपकी वारंटी वाइड होने का खतरा रहता है। एंड इवन कोई भी एक्सेसरी जो है आप प्लीज एक बार पहले चेक कीजिए कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है आपके ब्रांड की ये पर्टिकुलर एक्सेसरी, और वहीं से डलवाइए। इवन समथिंग लाइक डैश कैमरा एज वेल, क्योंकि आज की डेट में ब्रांड बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे इन चीजों के चलते कि कोई बहाना मिले हमें और वारंटी हम वॉइड कर दे दोस्तों। तो यही मेरी ओपिनियन थी दोस्तों, जो चल रहा है बहुत चीजों को लेके मैं भी बहुत खुल के चीजें नहीं कह सकते, बट एज अ कस्टमर आई एम अपसेट, आई एम स्लाइटली हैप्पी कि चलिए तेल मिलना शुरू हो गया मेरे शहर में, बट इट्स नॉट देयर फॉर एवरीवन। तो E10 शुड बी कॉमन। 95 ऑक्टेन में ही अगर आप देना शुरू कर दें, 100 ऑक्टेन में ही दे रहे हैं अभी तक आप, जो कि बहुत महंगा है। तो E10 भी अगर लोगों को मिल जाएगा 8-10 साल के लिए तो उससे प्रॉब्लम हल हो जाएगी। E20 को आप कह दीजिए कि इट्स हेयर टू स्टे फॉर 15 ईयर्स, एवरीथिंग इज फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने जो फायदा करना है किसानों का करे, बहुत बढ़िया बात है। देश तरक्की करना चाहिए, हमारे इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, बट उसकी कीमत हमसे नहीं लेनी चाहिए। हमारे स्पार्क प्लग्स, हमारी फ्यूल लाइन असेंबली, हमारे इंजेक्टर्स जब खराब होंगे तो वो पैसा अगर हम डीलरशिप्स को दे के आ रहे हैं तो वो अगर घूम रहा है तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। पर्टिकुलर कोई क्यूरेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुनीश जी एंड अक्षय जी से मेरी वेबसाइट wallclub.com पे जाके संपर्क कर सकते हैं, जैसी भी आपकी कार की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों।